Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you are new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2012 में आई हुई ड्रामा फिल्म द वॉल को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटन टमेटो पे 78% फ्रेश है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ मूवी। मूवी की शुरुआत में हमको एक औरत को दिखाया जाता है जो एक हंटिंग लॉज जो ऑस्ट्रियन आल्प्स में होता है वहाँ जा रही होती है। उसके साथ दो और लोग होते हैं जिनका नाम हुगो और लुइस होता है और उनके साथ उनका डॉगी लिंक्स भी होता है। उसके पहुंचने के बाद हुगो लुइस को उसके साथ एक पब में जाने को बोलता है जो पास के एक विलेज में होता है और वो औरत और उसका डॉगी पीछे ही रह जाते हैं। बेसिकली उस औरत को आराम करना होता है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जाती। वो रात में अकेली ही सो रही होती है और अपने दोस्तों के वापस आने का वेट कर रही होती है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो रियलाइज करती है कि अभी भी वो दोनों वापस नहीं आए होते। इतनी शांति है उसके आसपास कि उसकी वजह से वो थोड़ा इनसिक्योर फील करने लगती है। उसको लगने लगता है कि शायद उसके दोस्तों को कुछ कहीं हो तो नहीं गया। इस वजह से वो अपने डॉग के साथ उनको ढूंढने के लिए विलेज की तरफ निकल जाती है। चलते हुए रास्ते में उसका डॉग अचानक से रुक जाता है और भौंकने लगता है। वो औरत अपने डॉग के पास जाती है सिचुएशन को समझने के लिए, मगर वो डॉग आगे चलना ही नहीं चाह रहा होता। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने कोई अजीब चीज देख ली हो। उसको काफी आवाज देने पर भी वो नहीं सुन रहा होता और वापस जाने लगता है। वो औरत आगे जाने लगती है और अचानक से रास्ते में किसी इनविजिबल वॉल जैसी चीज पे जाके टकरा जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो रुक क्यों गई है और किस चीज़ से टकरा गई है, और वो उस वॉल को हाथ से फील करने लगती है जो ग्लास की तरह ट्रांसलूसेंट होता है। वो ग्लास वॉल पत्थरों तक जा रहा होता है और उनसे जुड़ा हुआ होता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद परेशान होके वो वापस मुड़ जाती है और लॉज की तरफ चली जाती है। बाद में वो एक फार्म हाउस के पास पहुंचती है और वहां भी वो ग्लास वॉल की वजह से वहां के लोगों से बात नहीं कर पा रही होती, जिनको देख के लगता है कि वो टाइम में ही फ्रीज हो गए हैं। वो उस वॉल को पूरी जी जान लगा के धक्का देने की कोशिश कर रही होती है जिससे कि वो उस साइड जा सके, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता और वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है, मगर उसको कोई सुन भी नहीं पा रहा होता। हैंडपंप में कंटिन्यूअसली पानी बह रहा होता है, मगर वहाँ के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे होते। पूरा सिचुएशन उस औरत को काफ़ी ज़्यादा स्पूक्ड आउट कर देता है और कुछ समय के बाद वो गिव अप करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो हर दिन उसी जगह जाती है जहाँ उसको वो वॉल दिखा था और वो हमेशा डिसअपॉइंटेड होकर वापस आ जाती है। एक रात जोर से आवाज़ें आ रही होती हैं उसके दरवाजे के बाहर से और वो उसको सुन के उसकी नींद खुल जाती है। वो काफ़ी इससे डर जाती है और फिर से सारे दरवाज़ों को डबल चेक करती है कि वो ठीक से लॉक है कि नहीं। हॉरिफाइंगली वो नोटिस करती है कि वो ग्लास वॉल जो है वो और ज़्यादा श्रिंक हो चुका है और अब वो वॉल उसके लॉज के मेन एंट्रेंस के सामने होता है। वो ये देख के चिल्लाने लगती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। अगले दिन उठने के बाद वो ध्यान से चेक करती है कि वो वॉल श्रिंक हुई है कि नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता और वो रिलैक्स्ड हो जाती है। बाइनोकुलर्स की मदद से वो पूरा एरिया फिर से एक्सप्लोर करती है और कंक्लूड करती है कि शायद वो सब लोग मर चुके हैं। वर्क करते हुए उसको एक काऊ मिलती है और वो उसको अपने साथ लेके आने का डिसाइड करती है। वो उसको खाना खिलाती है और उसको मिल्क करती है अपने खुद के यूज के लिए, और उसका नाम वो बेला रखती है। वो धीरे धीरे फिर से मोटिवेटेड हो रही होती है उस ग्लास वॉल को तोड़ने के लिए। वो हुगो की गाड़ी लेके चलाते हुए विलेज की तरफ निकल जाती है, ये सोच के कि वो उस ग्लास वॉल को उसके थ्रू निकल जाएगी या फिर उसको तोड़ देगी। मगर वो ऐसा नहीं कर पाती और दीवार पे जाके गाड़ी ठोक देती है। उसको चोट लग जाती है और खून भी बहने लगता है उसके सर से, मगर दीवार को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वाले सीन में उसको हमें दिखाया जाता है अपने एक्सपीरियंस लिखते हुए। वो शुरुआत करती है इस बात से कि वो उस जगह पिछले 10 दिन से है और वहाँ उसको कोई भी चेक करने नहीं आया। वो अपने बेड पे लेटे हुए रोने लगती है और वो एक बार तो खुद की जान ले लेने की कोशिश भी करती है और सोचती भी है, क्योंकि उसको लगता है कि यही एक ऑप्शन है वहाँ से निकलने का। वो हुगो को भी थैंक्स बोलती है इतना सारा सामान ला के स्टॉक अप करने के लिए कि पूरी सर्दी का मौसम आराम से उसके लिए निकल जाए। वो ये भी सोच लेती है कि दैट शील गेट थ्रू समर अपने काव और वहाँ पे अवेलेबल वुड्स की मदद से। वो अपने लिए वहाँ फंसे होने का टाइम भी ट्रैक करती है कैलेंडर में मार्क करके। वो आलू उगाती है एंड ऑल, और देख के पता चलता है कि उसको अभी भी ये सब चीज़ें करने आती हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड इट कीप्स यू क्लोज टू योर कल्चर।
एक दिन लॉज के बाहर हल्की सी बारिश हो रही होती है और उसको कुछ आवाज़ें आती हैं। वो डरते हुए बाहर जाती है चेक करने के लिए और उसको एक बिल्ली दिखती है, कमज़ोर और भीगी हुई बारिश की वजह से। वो उस बिल्ली को भी रख लेती है और जल्द ही खाना खत्म होने लगता है क्योंकि वो सब वहाँ पिछले 4 महीने से रह रहे होते हैं। अब विंटर भी आने का समय हो रहा होता है और उसको खाने के लिए जल्द ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा और उसकी वजह से अब उसके पास हंटिंग को रिजॉर्ट करने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं होता। वो अपने डॉग के साथ डियर को हंट करने के लिए जाती है, मगर उसके गन के रिकॉइल होने की वजह से उल्टा उसको ही चोट लग जाता है। फेल होने के बाद वो उस लोकेशन पे जाती है जहाँ उसकी गाड़ी टूटे हालत में पड़ी हुई थी और उसके अंदर उसको एक मैप मिलता है जिसकी मदद से वो ये जानने की कोशिश करती है कि आसपास और क्या चीज़ें हैं और उसको पास में ही एक रिजॉर्ट का पता चलता है और वहाँ कैसे जाया जाए वो भी। एक सुबह वो उस रिजॉर्ट की तरफ जाने लगती है अपने डॉग के साथ और अब तक एक्सपीरियंस की वजह से वो औरत ट्रांसफॉर्म हो गई थी और उसको पीसफुल बैकग्राउंड में वो ब्लेंड हो रही थी। उसको एक ट्रक दिखता है जो जंगल में टिम्बर कलेक्ट करने के लिए आया होता है और वो उसके तरफ शांति से जाने लगती है। उसको लगता है कि उसको कोई ना कोई वहाँ मिलेगा, मगर उस ग्लास वॉल के होने की वजह से वो उस तक नहीं पहुँच पाती। अब अनोय और फ्रस्ट्रेट होने की जगह वो हल्का सा स्माइल करके मुड़ जाती है और वापस जाने लगती है। थोड़ा ट्रैक करके वो लॉज पे पहुंच जाती है और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ले लेती है। वहां बाहर जाके वो धूप में बैठने का सोचती है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और उसका डॉग उसके साथ ही होता है। थोड़ी देर के बाद उसको आसमान में चिड़िया भी उड़ती हुई दिखाई देती है सर्कल्स में, मगर उसको वापस लॉज जल्द ही जाना पड़ेगा क्योंकि उसने बेला को खाना देना बाकी है। वापस जाते समय वो फाइनली एक डियर को हंट करती है, मगर उसको ऐसा करना काफ़ी गिल्ट भरा हुआ लगता है। रात को उसको बिजली की आवाज़ कड़कती हुई आती है और वो डर जाती है, मगर मुड़ के सो जाती है। अगले दिन सुबह उसको अलमारी में से अजीब आवाज़ें आती हैं और जब वो देखने के लिए जाती है तो उसको मालूम चलता है कि उसकी बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो उसका नाम पर्ल रखती है क्योंकि वो पूरी वाइट होती है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है। उसको लगता है कि वो कैट भी उसकी तरह अनलकी है कि वो वहाँ फंसी हुई है। उसके बाद वो बोलती है कि वो भी एनिमल्स की तरह है एंड शी विल ऑल्सो डाई एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। जुलाई 20 को काफ़ी समय के बाद वो औरत हे को हार्वेस्ट करने की काफ़ी मेहनत करती है और ऐसा कर भी लेती है और ऐसे करने के प्रोसेस में उसका हाथ सोर हो जाता है और फ्रैक्चर भी हो जाता है। वो हे को लेके वापस लॉज आ जाती है। उसको चोट लगी हुई होती है और उसको ये सब पूरा करने में 3 हफ्ते लग जाते हैं। उसका फॉल सीजन फेवरेट होता है, लेकिन उसको कमज़ोर महसूस हो रहा होता है और उसको अपनी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही होती। वो रात को भी सो नहीं पा रही होती है और उसको और ज़्यादा नाइटमेयर्स एंड ऑल आने लगते हैं। लिंक्स उसका सबसे ज़्यादा क्लोज होता है और उसकी वजह से ही वो बिल्कुल थोड़े टाइम तक ही अनहैप्पी रह पाती है, क्योंकि लिंक्स उसको अनहैप्पी रहने ही नहीं देता। वो हमेशा खुश रहता है और उसके साथ साथ वो उस औरत को भी हमेशा खुश रखता है। उसको ये भी लगता है कि उसमें कुछ तो यूनिक बात है जिसकी वजह से लिंक्स हमेशा उसको देख के झुक जाता है। वो जब एक नया रास्ता ढूंढते हुए जाती है तो उसको एक पेड़ पे दिखता है कि बहुत सारे कपड़े लटके हुए हैं। हवा पहाड़ों से बर्फ को साथ में लेके चल रही होती है और इससे काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा हो जाता है। उसको अपने आप को गर्म रखने के लिए लॉज के अंदर ही रहना पड़ता है। वो अपने कैट्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड होती है, स्पेशली पोल को लेके। बाद में वो बताती है कि 3 दिन तक आए हुए ठंडे तूफान की वजह से पोल की मौत हो चुकी है। वो एक दिन सुबह जंगल में जाती है तो उसको पोल की बॉडी मिलती है। उसके बाद वो पोल को बरी कर देती है और बोलती है कि विंडस्टॉर्म तो रात में बंद हो गया था। ये पहली बार हुआ था कि उसको किसी की मौत का सामना करना पड़ा था जंगल में। उसको लगता है कि वो अकेली ही एक इंसान है इस जंगल में जो सही और गलत में अंतर कर सकती है। 5 नवंबर के बाद वो अपने और अपने एक्सपीरियंस को कैलेंडर एंड ऑल के पीछे लिखने लगती है। बहुत ज़्यादा ठंड इस बार पड़ने वाली थी और उसको लग रहा होता है कि बेला काफ को एक जन्म देने वाली है। बेला उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होती है क्योंकि उसको एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने लाइफ में बहुत तकलीफ़ों को झेला है, वैसे ही बेला ने भी झेला है। उसको अपनी तरफ से खाने के लिए हंट करना पड़ता है जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। इस गिल्ट की वजह से उसको रात में भी नींद नहीं आ रही होती। आगे 11 जनवरी को बेला काफ को जन्म देने लगती है और वो औरत उसकी मदद करने जाती है। काफ़ी लंबे समय को स्ट्रगल करने के बाद वो एक हेल्दी काफ को जन्म भी देती है।
आगे आने वाले हफ्तों में वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड पाती है और उसको लगता है कि वो बर्फ में बेहोश हो जाके गिर जाएगी। उसके बाद मई 25 को वो औरत अपने सारे एनिमल्स को लेके लॉज से निकल जाती है और उनको लॉज में अब रहते हुए 1 साल हो चुका था। वो लोग और ऊपर हाइक करके पास्चर्स में चले जाते हैं जहाँ पर धूप में आराम से रहते हैं और रात को टास्क को देखते हुए सोते हैं। उसको धीरे धीरे होम से खोना भी कम हो जाता है और वो चीज़ों को लेके उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेती है जितना पहले लिया करती थी। वो बताती है कि जब वो पास्चर्स में थी तब उसने अपनी डायरी एक बार भी नहीं लिखी और वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से अपने आप को शांत महसूस कर रही थी। वो पास्चर्स में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स दिखती है और अपने आप को एंजॉय भी करती है। दूसरा समर आने वाला होता है और वो अपने आप को चेंज होता हुआ नोटिस करने लगती है और वो अपनी लाइफ के बिगर पिक्चर को देखती है। वो अक्टूबर में पास्चर्स से वापस आ जाती है और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लॉज में आके लिखने लगती है। जल्द ही विंटर आ जाता है और फिर से स्प्रिंग। उसको लगता है कि समय इतना जल्दी जल्दी निकल रहा है कि उसको याद ही नहीं है कि पहले उसके एक्सपीरियंस में उसने क्या लिखा है। वो आगे बोलती है कि जब वो काम करने लगती है और बिजी हो जाती है तब समय काफ़ी ज़्यादा जल्दी निकल जाता है। आगे वाले सीन में हमको वो औरत बैठी हुई दिखाई जाती है और वो लिंक्स के बारे में कुछ सोच रही होती है। वो उन एनिमल्स और ह्यूमंस की तरह एम्पैथी फील करते हुए दिखाई जाती है जिनको अपनी मर्जी से बिना अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ता है। एक सुबह उसको एक सफ़ेद रंग का कौवा दिखता है और ऐसा लग रहा होता है कि उसको काले कौवे के परिवार ने भगा दिया है क्योंकि वो सफ़ेद है। उसको वो सफ़ेद कौवा देख के बहुत सुंदर लगता है और वो सोचती है कि कौवा कभी भी सफ़ेद नहीं होना चाहिए और वो उसको जाके खाना भी देती है क्योंकि उसको अपने जैसा लगता है जंगल में अकेला। वो धीरे धीरे अपने पुराने लाइफ को भूलने लगती है और नए एनवायरनमेंट में उसको ऐसा देख के लगता है कि वो फ्लरिश कर रही है। जून में वापस से वो और उसके एनिमल्स मेडो आ जाते हैं, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में वो इस साल उतनी ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं लग रही होती। वो लिखती है कि लिंक्स को भी अब किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है और अब ना उसको ऐसा लगता है कि वो किसी दिन उसको छोड़ के अचानक से गायब हो जाएगी। उसको लगता है कि उसको और लिंक्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और एक अंडरस्टैंडिंग है। एक दिन लिंक्स लॉज की तरफ भागता हुआ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ पे कुछ है। वहाँ पहुँचने पे उसको एक आदमी दिखता है जो बेला के काफ को एक एक्स से अटैक कर रहा होता है। वो भाग के अपने लॉज के अंदर जाती है जिससे कि वो अपना गन लेके आ सके क्योंकि वो उसको सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो आदमी लिंक्स को भी मार डालता है जब वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो औरत अपने गन को उसकी तरफ करके गोली चला देती है और उसको मार डालती है। वो लिंक्स को मरा हुआ देख के जैसे अंदर से एकदम टूट जाती है। वो लिंक्स को फिर बरी करती है और उस आदमी की बॉडी को एक क्लिफ पर से नीचे फेंक देती है। अगले दिन वो और बेला पास्चर्स को छोड़ के वैली में चले जाते हैं और वो अक्टूबर में अपने फिर से आलू, फ्रूट्स और स्ट्रॉस को हार्वेस्ट करती है जिसको उसको करने में 1 हफ्ता लग जाता है। फरवरी 25 तक वो अपना रिपोर्ट लिखना खत्म कर चुकी होती है क्योंकि अब उसके पास लिखने के लिए कोई पेपर बचा ही नहीं था और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो do like the video and subscribe to my channel, and thanks for watching. Bye.